हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 18 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, खासकर RO का एग्जाम्स एडमिट कार्ड भी उसका आ गया है, तो सेंटर काफ़ी दूर गए ही होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किसका कहाँ पर सेंटर गया हुआ है। तो RO का एग्जाम हो या पेट का एग्जाम हो या NTPC का एग्जाम हो, उनमें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो जो नेल्सन मंडेला जी हैं, इनके ही नाम पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हर साल 18 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। तो हाल ही में नेल्सन मंडेला डे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के नाम से जाना जाता है, ये हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक शांति, न्याय एवं सुलह के प्रतीक नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। यानी पहले दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे ये। इस दिवस की जो शुरुआत है वो 2009 में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। बात करें इस वर्ष की जो थीम रखी गई है दिवस की, वो थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। बात करें तो मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ 27 वर्षों तक जेल में रहकर संघर्ष किया था और ये जाकर के दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो उन्हीं के नाम पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किन दोनों राज्यों के मध्य कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर के विवाद है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जीके में भी पूछा गया था और हाल ही फिलहाल में अभी ये करंट में चर्चे में बना हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो राज्य हैं और दो नदियां हैं, कृष्णा व गोदावरी। तो ये दोनों नदियां और इनकी नदियों के जो जल बंटवारे को लेकर विवाद है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी बी व सी दोनों राज्यों के बीच, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर के विवाद है। बात करें तो वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना ये दोनों अलग अलग राज्य बने थे। तेलंगाना अलग राज्य बना था 2014 में। तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दोनों राज्यों के मध्य कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नदी जल विवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति भी जताई हुई है। तेलंगाना ये दावा करता है कि आंध्र प्रदेश ने विशेष रूप से कृष्णा नदी से अत्यधिक पानी का उपयोग किया हुआ है। इसी कारण से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर के आए दिन जो विवाद है वो देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है जनजातीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का अध्ययन। यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, जो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स को प्राथमिकता देने का प्रयास है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के आनुवंशिक स्वास्थ्य प्रोफाइल को समझना और आनुवंशिक बीमारियों की समय रहते पहचान कर व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आनुवंशिक बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि जो जीनोम अनुक्रमण परियोजना के द्वारा जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों से वो आती हैं बीमारियां और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती हैं। इनकी समय रहते पहचान करना और इनका समाधान करना, या कह सकते हैं इन बीमारियों को दूर करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, जो कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पॉलीग्रॉस मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीता हुआ है? तो ये अवार्ड जीता है दीपिका ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
बात करें अगर हम डिटेल में, तो भारतीय महिला हॉकी फॉरवर्ड दीपिका ने FIH हॉकी प्रो लीग में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने शानदार एकल गोल के लिए पॉलीग्रॉस मैजिकल स्किल अवार्ड 2024-25 जीता हुआ है। ये 4 से 13 जुलाई तक आयोजित वैश्विक प्रशंसक वोट द्वारा तय किया गया है। दीपिका का जो विजयी गोल है वो फरवरी में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान आया हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने अपना शानदार प्रयोग करते हुए, या कह सकते हैं अपना शानदार तरीके से खेलते हुए, इन्होंने पॉलीग्रॉस मैजिकल स्किल अवार्ड 2024-25 जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ये सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। यह जो पुरस्कार समारोह है वो सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 15वीं शताब्दी की प्रख्यात जो उड़िया कवि हैं आदि कवि सरला दास, उनकी 600वीं जयंती मनाई गई। इन्हें अक्सर उड़िया साहित्य की आदि कवि या प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है, या इस नाम से इनको बुलाया भी जाता है। तो इन्हीं के द्वारा, यानी जो सरला साहित्य संसद है इसके द्वारा ही कलिंग रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने हाल ही में कौन सी नई पहल शुरू की है? तो जो भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड है यानी IIM कोझिकोड ने हाल ही में ज्ञानोदय नामक एक नई पहल शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIMK ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन केंद्र नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षण और ज्ञान प्रसार में नवाचार को बढ़ावा देकर प्रबंधन शिक्षा में क्रांति लाना है। इसकी शुरुआत IIMK के विजन 2047 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो NIP है इसके उद्देश्यों के अनुरूप ही की गई थी। इसका उद्देश्य है शिक्षण विधियों में सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा देना और अन्य प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की 2024-25 की एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो अभी तक आप लोग देखते होंगे कि जो इंदौर है ये सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत है 2016 में 73 शहरों के साथ हुई थी, यानी शुरुआत में ये 73 शहरों की जो लिस्ट थी वो जारी होती थी। बात करें तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को सुपर स्वच्छ लीग शहरों की नई श्रेणी में शामिल किया गया है। 15 अगस्त 2024 से एक वर्षीय अभियान ये शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत ये लिस्ट जारी की जाती है और सबसे स्वच्छ जो शहर हैं उन शहरों को घोषित किया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, बात करेंगे अगर हम लिस्ट की तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। दूसरा शहर बना है 10 लाख से अधिक में गुजरात राज्य का सूरत। तीसरा जो 10 लाख से अधिक में है वो है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। फोर्थ पे है 10 लाख से अधिक में ही आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, और फिफ्थ पर है 3 से 10 लाख के बीच में उत्तर प्रदेश का नोएडा। तो यूपी स्पेशल से अगर आप कोई लोग हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करिए कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 3 से 10 लाख की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप पर बना हुआ है, तो वो है नोएडा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, बात करें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में या राज्य के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, इसका जो श्री विजयपुरम है ये टॉप पर रहा। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री टॉप पर रहा। अरुणाचल प्रदेश का जयरामपुर टॉप पर रहा। असम का नॉर्थ लखीमपुर टॉप पर रहा, और असम का ही गुवाहाटी ये भी टॉप पर रहा। यानी कि फर्स्ट पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विजयपुरम, सेकंड पर आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री, थर्ड पर अरुणाचल प्रदेश का जयरामपुर, फोर्थ पर असम का नॉर्थ लखीमपुर, और फिफ्थ पर है असम का ही गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरीडेंको को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो पूर्व आर्थिक मंत्री और अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेनिस सम्हाल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री की भूमिका संभालेंगे। इसी के साथ साथ जो निवर्तमान रक्षा मंत्री हैं रुस्तम उमरेव, इनको अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है, ऐसे भी खबरें निकल करके आ रही हैं। यानी पहले जो प्रधानमंत्री थे उनकी जगह पर यूलिया स्विरिडेंको को बनाया गया, और ये जो यूलिया स्विरिडेंको हैं ये नई प्रधानमंत्री बनी हैं। लेकिन जो डेनिस सम्हाल हैं इनको बना दिया गया रक्षा मंत्री, और जो पहले रक्षा मंत्री थे रुस्तम उमरेव, इनको अब अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत नियुक्त किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जो खमेर रुज स्थल हैं ये कंबोडिया में स्थित हैं, और इनको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? तो 11 जुलाई 2025 को इन्हें शामिल किया गया है। खामेर रुज जो शासन है वहां पर कंबोडिया में एक जो शासन होता था खामेर रुज का, काफी क्रूरता से जुड़ा हुआ है ये शासन। यह जो निर्णय है वो पेरिस में आयोजित एक विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया कि कंबोडिया के जो खामेर रुज हैं स्थल, इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा। खामेर रुज जो है ये 17 अप्रैल 1975 को सत्ता में आया था और काफी ज्यादा क्रूरपूर्ण शासन था, ऐसा बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो गिफ्ट सिटी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं संजय कौल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में संजय कौल को गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD/MCO के रूप में नियुक्त किया गया। यह घोषणा 15 जुलाई 2025 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से की गई। वे 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे, और वर्तमान में जो संजय कौल हैं ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।